सभी साथियों को नमस्कार। आज हम लोग जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित चंद्रगुप्त नाटक और स्कंदगुप्त नाटक को पढ़ चुके हैं। आज उनके द्वारा लिखित अंतिम नाटक ध्रुव स्वामिनी को पढ़ेंगे। ध्रुव स्वामिनी नाटक के बारे में हम सबसे पहले जानते हैं। इस नाटक को लिखा क्यों गया है, इसमें किसका वर्णन है, तो इसमें गुप्त काल का वर्णन है। तो समुद्रगुप्त थे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। उनके दो पुत्र थे, रामगुप्त और चंद्रगुप्त। तो रामगुप्त जो था ज्येष्ठ था, मतलब बड़ा था, किससे? चंद्रगुप्त से। तो और जो चंद्रगुप्त था उससे छोटा था। लेकिन रामगुप्त हमेशा विलासिता में लगा रहता था, मतलब जुआ नशा तमाम प्रकार से वो राज संभालने के काबिल नहीं था। तो इसको देखते हुए उसके पिताजी ने चंद्रगुप्त को मतलब राजा बनाना चाहा। और अंत परंते समुद्रगुप्त की जब मृत्यु हो जाती है तो उसका जो पुत्र रामगुप्त है वो चाल बस राजा बनता है। तो वह राज्य को नहीं चला पाता है, मतलब। और जो चंद्रगुप्त से ध्रुव स्वामिनी की जो शादी होने वाली रहती है, विवाह होने वाला रहता है, वो रामगुप्त से होता है। और उसी पर ये पूरी घटना घटित हुई है। तो लास्ट में, अंत में इस नाटक का यही होता है कि एक शक सामंत कुमार द्वारा रामगुप्त को मतलब मार दिया जाता है और जयकारा लगता है कि राजाधिराज चंद्रगुप्त की जय, महादेवी ध्रुव स्वामिनी की जय। और चंद्रगुप्त से फिर ध्रुव स्वामिनी का विवाह होता है। इसमें पुनर्विवाह की समस्या को भी उठाया गया है। तो आइए हम लोग आज देखेंगे मतलब ध्रुव स्वामिनी नाटक को। तो सबसे पहले समुद्रगुप्त जो थे भारत के नेपोलियन इनको कहा जाता था। इनका समय था 335 से लेकर 375 ईस्वी तक। और रामगुप्त फिर आता है 375 से 380 ईस्वी तक था। फिर उसके बाद चंद्रगुप्त का समय आता है जो 380 से 415 ईस्वी तक का समय था इसका। तो इसमें हम लोग आइए अब पढ़ते हैं ध्रुव स्वामिनी नाटक 1933 जयशंकर प्रसाद। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी में लिखा गया है, चंद्रगुप्त 1931 में और ध्रुव स्वामिनी 1933 में। ये तीनों नाटक इनके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और ध्रुव स्वामिनी बहुत छोटा सा नाटक है, लेकिन बहुत ही अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण नाटक है। तो देखते हैं हम लोग कि ध्रुव स्वामिनी श्री जयशंकर प्रसाद जी द्वारा विरचित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक है। इसमें अत्यंत ही कुशलता और कलात्मकता के साथ आधुनिक युग की ज्वलंत और अपरिहार्य समस्याओं को प्राचीन युग की कथा के भीतर से समाधान प्रस्तुत करने का भी सफल प्रयत्न किया है। इस संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना बहुत ही युक्तिसंगत है। उन्होंने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसके संदर्भ में कहा है कि प्रसाद और प्रेमी, प्रेमी का मतलब हरिकृष्ण प्रेमी, प्रसाद और प्रेमी के नाटक यद्यपि ऐतिहासिक हैं, पर उनमें आधुनिक आदर्शों और भावनाओं का आभास इधर उधर मिलता है। तो ये किसका कथन हो गया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। ये किससे है? भूमिका में लिखा गया है। कहाँ से है? हिंदी साहित्य के इतिहास से है। ठीक है, तो आगे आइए। श्री ईश्वर चंद्र विद्यासागर के क्रांतिकारी प्रयत्नों का महत्व उजागर करते हुए श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी एक प्रसिद्ध मुकरी में कहा था कि सुंदर बानी कहि समझावे, सुंदर बानी कहि समझावे, विधवा गण सो नेह बढ़ावे। कला विधान सकल गुण आगर, ए सखी साजन नहीं विद्या सागर। अर्थात पुनर्विवाह का जो प्रयत्न किया गया था वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा किया गया था। तो ये मुकरी बड़ी प्रसिद्ध है और पूछी भी जा सकती है कहीं। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित है। हाँ, तो आगे हम लोग देखेंगे। प्रसाद ने ध्रुव स्वामिनी नाटक की अपनी सूचना नामक भूमिका में
नारद और पराशर की स्मृतियों तथा कौटिल्य और वाणभट्ट के ग्रंथों द्वारा यह भली भांति प्रमाणित कर दिया कि आर्ष ग्रंथ विशेष परिस्थितियों में स्त्री का पुनर्लग्न का मतलब होता है पुनः विवाह, बिना किसी विवाद के नीति सम्मत और धर्म सम्मत ठहराया गया है। मतलब दोबारा विवाह किया जा सकता है, आर्ष ग्रंथ में बताया गया है। आगे, इस आधार पर उन्होंने बिना किसी द्वंद्व के चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य और ज्येष्ठ भ्राता क्लीव रामगुप्त की पत्नी ध्रुवस्वामिनी का विवाह नाटक में सहज उचित ठहराया है। स्त्री की स्वतंत्रता और विकास के क्षेत्र में उनका यह कार्य हिंदी साहित्य के भीतर सदैव गौरव के साथ स्मरण किया जाएगा। ठीक है, ये सब भूमिका से हैं। अब आगे हम लोग थोड़ा देखेंगे, ये भी भूमिका में है कि पराधीन भारत में लिखी गई पुस्तक ध्रुवस्वामिनी ने स्वतंत्रता और राष्ट्रीय गौरव का भाव जगाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का सृजन किया है। ये भी इसी से है, भूमिका में है। और लास्ट में देखते हैं कि अंतर्विवाद रूपों में यह कहा जा सकता है कि प्रसाद जी का ध्रुवस्वामिनी नाटक सभी दृष्टियों से एक आदर्श और सफल नाटक है। ये डॉक्टर आनंद नारायण पांडे का कथन है कि अंततः निर्विवाद रूप में यह कहा जा सकता है कि प्रसाद जी का ध्रुवस्वामिनी नाटक सभी दृष्टियों से एक आदर्श और सफल नाटक है। आनंद नारायण पांडे, इन्हीं के द्वारा कथन है। आइए अब हम ध्रुवस्वामिनी के प्रमुख पात्रों को देखेंगे, फिर उसके बाद उनके कथन देखेंगे, संवाद देखेंगे। तो ठीक है, पात्र हैं इनके ध्रुवस्वामिनी। स्त्री पात्रों में ध्रुवस्वामिनी है, मंदाकिनी है और कुमा है। ठीक है, 3 पात्र हैं। और पुरुष पात्रों में है चंद्रगुप्त है, रामगुप्त है, शिखर स्वामी है, पुरोहित है, सकराज है, खिंगल है और मिहिर देव है। अन्य पात्र में सामंत कुमार है, शक सामंत है, प्रतिहारी है, प्रहरी है, दासी है, कुबड़ा है, बौना है, हिजड़ा है। फिर से एक बार हम लोग पात्र देखेंगे। ध्रुवस्वामिनी, मंदाकिनी और कोमा स्त्री पात्र हैं, 3 स्त्री पात्र हैं। नोट कर लीजिए, कभी कंफ्यूजिंग ना होने पाए, नहीं तो स्कंदगुप्त नाटक में और ध्रुवस्वामिनी नाटक या चंद्रगुप्त नाटकों के पात्रों में कंफ्यूजिंग हो जाती है और बार बार इनके पात्र पूछे जाते रहते हैं। तो ध्रुवस्वामिनी, मंदाकिनी और कोमा इनके प्रमुख स्त्री पात्र हैं। और पुरुष पात्रों में चंद्रगुप्त है, रामगुप्त है, शिखर स्वामी है, पुरोहित है, सकराज है, खिंगल है और मिहिर देव हैं पुरुष पात्रों। अन्य पात्रों में सामंत कुमार, शक सामंत, प्रहरी है, प्रतिहारी है, दासी है, कुबड़ा है, बौना है, हिजड़ा है। ये इसके अन्य पात्रों में है। आइए हम लोग प्रमुख कथन को देखेंगे। इसके बहुत मोस्ट मैंने कथन को नोट किया है, आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं। अगर जैसे आप लोग यूजीसी दे रहे हैं, टीजीटी पीजीटी दे रहे हैं या यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर दे रहे हैं या अन्य कोई प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, तो ये कथन बार बार पूछे गए हैं, कहीं ना कहीं से मैंने नोट किया है। फिर उसके बाद हमने किताबों में से काफ़ी कथन नोट किए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि रामगुप्त कह रहे हैं कि जो स्त्री दूसरों के शासन में रहकर और प्रेम किसी अन्य पुरुष से करती है, उसमें एक गंभीर और व्यापक रस उद्वेलित रहता होगा। सोचिए कितना अच्छा सा कथन है। उद्वेलित मतलब उत्पन्न होता होगा, निकलता होगा, मतलब इसमें बताया गया है कि जो स्त्री दूसरों के शासन में रहकर और प्रेम किसी अन्य पुरुष से करती है, उसमें एक गंभीर और व्यापक रस उद्वेलित होता रहता होगा। हाँ, तो आगे फिर मंदाकिनी कहती है कि सच है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है कि सच है, वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल छद्म की धूल उड़ती है। वेरी मोस्ट है, नोट कर लीजिए आप लोग कि सच है, वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल छद्म की धूल उड़ती है। मंदाकिनी। फिर मंदाकिनी गाती है, उसका गाना है एक, यह कसक अरे आंसू सहजा बनकर विनम्र अभिमान मुझे मेरा अस्तित्व बता रह जा।
यह कसक अरे आंसू सहजा, बनकर विनम्र अभिमान मुझे, मेरा अस्तित्व बता रह जा। वन प्रेम छलक कोने कोने, अपनी नीरव गाथा कह जा। करुणा बन दुखिया वसुधा पर, शीतलता फैलाता बह जा। शीतलता फैलाता बह जा। मंदाकिनी बहुत अच्छा सा गीत है। पूछा जा सकता है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक में यह गीत किसके द्वारा गाया गया है, या यही गीत दे देगा, पूछ लेगा कि जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का गीत है, या पूछ सकता है कि ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी और कोमा इनमें से कोई नहीं या इनमें से सभी, यह गीत किसका है। ऐसे ही क्वेश्चन बना सकता है, या गीतों का क्रम मिलाने के लिए दे सकता है कि मंदाकिनी के द्वारा कौन गाया गया है, ध्रुव स्वामिनी के द्वारा कौन गाया गया है और कोमा के द्वारा कौन गाया गया है। ठीक है, तो आप लोग एक एक नोट कर लीजिए। इस बार यूजीसी में देखने में आया था कि गीतों की पंक्तियां इधर उधर करके दिया था कि इसको क्रम लगाइए। तो आप लोगों के लिए जितना बेशक हो सक रहा है, भरसक हो रहा है, प्रयास कर रहे हैं। हाँ, तो आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। तो फिर से देखते हैं इनका गीत हम। यह कसक अरे आंसू सहजा, बनकर विनम्र अभिमान मुझे, मेरा अस्तित्व बता रह जा। बन प्रेम छलक कोने कोने, अपनी नीरो गाथा कह जा। करुणा बन दुखिया वसुधा पर, शीतलता फैलाता बह जा। शीतलता फैलाता बह जा। फिर ध्रुव स्वामिनी का कथन है कि कुछ नहीं, मैं केवल यही कहना चाहती हूँ कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है। किसका कथन है? ध्रुव स्वामिनी का। पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है। अगर ऐसा आता है तो ये ध्रुव स्वामिनी का कथन है। फिर ध्रुव स्वामिनी अगले उसमें कहती है कि मैं केवल रानी ही नहीं किंतु स्त्री भी हूँ। मुझे अपने को पति कहने वाले पुरुष से कुछ कहना है, राजा से नहीं। किससे? मैं केवल मैं केवल रानी ही नहीं किंतु स्त्री भी हूँ। मुझे अपने को पति कहने वाले पुरुष से कुछ कहना है, राजा से नहीं। ध्रुव स्वामी का कथन है। फिर आगे रामगुप्त का कथन आता है कि रामगुप्त बहुत जबरदस्त व्यंग करते हुए कहते हैं कि तुम सुंदर हो, ओह कितनी सुंदर। बहुत मोस्ट है कथन, पूछा भी गया है कि तुम सुंदर हो, ओह कितनी सुंदर, किंतु सोने की कटार पर मुग्ध होकर उसे कोई अपने हृदय में डुबा नहीं सकता। कहने का मतलब है कि सोने की कटार है, मानता हूँ बहुत सुंदर है, लेकिन कोई उसके अपने हृदय में चुभा नहीं सकता है, धसा नहीं सकता है। ये रामगुप्त का कथन है। हाँ, तो आगे फिर इसको भी नोट डाउन करिए कि तुम सुंदर हो, ओह कितनी सुंदर, किंतु सोने की कटार पर मुग्ध होकर उसे कोई अपने हृदय में डुबा नहीं सकता। अगर लिखने का मन ना हो तो खाते बनाते समय आप इसको सुन सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। फिर एक दो बार सुनने के बाद आपको ये सारे कथन याद आ जाएंगे। ध्रुव स्वामिनी का कथन है कि मैं उपहार में देने की वस्तु शीतल मणि नहीं हूँ। मैं उपहार में देने की वस्तु शीतल मणि नहीं हूँ। मुझ में रक्त की तरल लालिमा है। मेरा हृदय उष्ण है और उसमें आत्मसम्मान की ज्योति है। उसकी रक्षा मैं ही करूंगी। उसकी रक्षा मैं ही करूंगी। किसका कथन है? ध्रुव स्वामिनी का। मैं उपहार में देने की वस्तु शीतल मणि नहीं हूँ। मुझमें रक्त की तरल लालिमा है। मेरा हृदय उष्ण है और उसमें आत्मसम्मान की ज्योति है। उसकी रक्षा मैं ही करूंगी। ध्रुव स्वामिनी का कथन है। अगला ध्रुव स्वामिनी का कथन है कि कितना अनुभूतपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन। ध्रुव स्वामिनी का कथन है, कितना अनुभूतपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन। फिर आगे मंदाकिनी का गाना है। मंदाकिनी गाती है कि पैरों के नीचे जलधर हो, पैरों के नीचे जलधर हो, बिजली से उनका खेल चले, संकीर्ण कगारों के नीचे सत सत झरने बेमेल चले। अगर ये पूछा जाए कि किसका गाना है तो ये भी मंदाकिनी का गाना है। ठीक है, तो बहुत अच्छा सा गाना है कि पैरों के नीचे जलधर हो, बिजली से उनका खेल चले, संकीर्ण कगारों के नीचे सत सत झरने बेमेल चले। तो मंदाकिनी का है, वेरी मोस्ट है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। शिखर स्वामी का कथन चंद्रगुप्त से है कि मुझे प्राणदंड दिया जाए, उसे अविचल भाव से ग्रहण करूंगा, परंतु राजा और राष्ट्र की रक्षा होनी चाहिए। किसका कथन है? इंपॉर्टेंट भी है, शिखर स्वामी का कथन है ना। फिर आगे आइए, द्वितीय अंक में भी कुछ पंक्तियां हैं। कोमा गाती है। कोमा कौन है इसमें? सकराज की जो प्रेमिका होती है वही कोमा है।
तो देखिए क्या कहती है कि यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठ घूंट भर पी लूं, जो रस्तु है लाया। कितना गजब का गाना है कि यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठ घूंट भर पी लूं, जो रस्तु है लाया। जयशंकर प्रसाद को गीतों का, जो इनके नाटक हैं, वो गीतों के माध्यम से भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये भी आप लोग जाने रखिए, इनके गीत बहुत अच्छे हैं प्रसाद जी के। तो ये कोमा द्वारा गाया गया गीत है कि यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठ घूंट भर पी लूं, जो रस्तु है लाया। फिर आगे सकराज कहता है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगली बार यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया कथन है कि सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। हटा दिया गया था मतलब जैसे क्वेश्चन, लेकिन ये सकराज का कथन है, फिर से कहीं पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है, मैं तो पुरुषार्थ को ही सबका नियामक समझता हूँ। सकराज का कथन है, वेरी मोस्ट है, वेरी वेरी मोस्ट है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए कि सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है, मैं तो पुरुषार्थ को ही सबका नियामक समझता हूँ। हाँ, सकराज। आगे नर्तकियां गाती हैं, अस्ताचल पर युवती संध्या की खुली अलक घुघराली है। अस्ताचल पर युवती संध्या की खुली अलक घुघराली है, लो मानिक मदिरा की धारा अब बहने लगी निराली है। किसके द्वारा गाया गया है? नर्तकियों के द्वारा गाया गया है। हाँ, तो ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अस्ताचल पर युवती संध्या की खुली अलग घुघराली है, लो मानिक मदिरा की धारा अब बहने लगी निराली है। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। ये सबसे अच्छा काम यही आएगा कि ये गीत मिलाने के लिए आ सकते हैं या किसके द्वारा गाए गए हैं, अभी आपको बताया था कि ऐसे पूछे जा सकते हैं। हाँ, समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह नाटक बहुत इंपॉर्टेंट है, पतला सा नाटक है, आप लोग पढ़ भी सकते हैं इसको। फिर कोमा का इसमें कथन है कि संसार में बहुत सी बातें बिना अच्छी हुए भी अच्छी लगती हैं और बहुत सी अच्छी बातें बुरी मालूम पड़ती हैं। कोमा का कथन है कि संसार में बहुत सी बातें बिना अच्छी हुए भी अच्छी लगती हैं और बहुत सी अच्छी बातें बुरी मालूम पड़ती हैं। ठीक है। फिर आगे कोमा कहती है कि किंतु राजनीति का प्रतिशोध क्या एक स्त्री को कुचले बिना पूरा नहीं हो सकता है। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कथन है ये कि किंतु राजनीति का प्रतिशोध क्या एक नारी को कुचले बिना पूरा नहीं हो सकता। ये कोमा का कथन है। आगे ध्रुव स्वामिनी कहती है कि कुमार, यह मृत्यु और निर्वासन का सुख यह तुम अकेले ही लोगे, यह नहीं हो सकता है। यह भी पूछा गया क्वेश्चन है कि कुमार, यह मृत्यु और निर्वासन का सुख यह तुम अकेले ही लोगे, यह नहीं हो सकता है। यह कुमार शब्द किसके लिए आया हुआ है? चंद्रगुप्त के लिए आया हुआ है। ठीक है। आगे ये मंदाकिनी का एक कथन है कि भगवान ने स्त्रियों को उत्पन्न करके ही अधिकारों से वंचित नहीं किया है। बहुत सुंदर कथन है, बहुत लाजवाब है कि भगवान ने स्त्रियों को उत्पन्न करके ही अधिकारों से वंचित नहीं किया है, किंतु तुम लोगों की दस्युवृत्ति ने उन्हें लूटा है। गजब का कथन है। ये किसके द्वारा कहा गया है? किस पात्र के द्वारा है? मंदाकिनी के द्वारा है। ठीक है। भगवान ने स्त्रियों को उत्पन्न करके ही अधिकारों से वंचित नहीं किया है, किंतु तुम लोगों की दस्युवृत्ति ने उन्हें लूटा है। मंदाकिनी। फिर आगे पुरोहित आते हैं। पुरोहित हंसकर कह रहे हैं कि राजनीतिक दस्यु, तुम शास्त्रार्थ ना करो। क्लीव, यहाँ देखिए क्लीव शब्द का अर्थ भी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। बार बार इस नाटक में क्लीव शब्द आया है, किसके लिए? रामगुप्त के लिए आया हुआ है। हाँ, तो हंसकर कहता है कि राजनीतिक दस्यु, तुम शास्त्रार्थ ना करो। क्लीव, श्री कृष्ण ने अर्जुन के क्लीव किस लिए कहा था? श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्लीव किस लिए कहा था? जिसे अपनी स्त्री को दूसरे की अंकगामिनी बनाने के लिए भेजने में कुछ संकोच नहीं, वह क्लीव नहीं तो और क्या है। सोचो, कितना बढ़िया कथन है, पुरोहित का है। ये मैंने कल नोट किया है। कल मैंने ध्रुव स्वामिनी नाटक को पूरा पढ़ा 3 दिनों में, 2 दिनों में, और पढ़ने के बाद पूरा नोट किया हूँ, फिर आप लोगों के सामने इसको प्रस्तुत किया हूँ। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, अब अगला नाटक कल लेकर आएंगे, नहीं तो आज शाम को। ठीक है, आज यहीं तक।
शेष आगे। बहुत बहुत धन्यवाद।